प्रिंस राजस्थान करौली जिले टोडाभीम तहसील धवान गांव। आईएएस बनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल रिलैक्स और हर मोमेंट एंजॉय। 6 मार्च 2:11 को आईएएस बन गए आप। ऐसी कोई घटना आईएएस बनने के लिए मोटिवेट करती रही? चाचा की जर्नी। वो टाई आपने अपने कमरे में रखी हुई थी, तो उस टाइम चाचा ने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का उस टाई के साथ, और मैं वो ही सेम टाई पहन के इंटरव्यू देने गया। जहाँ भी अच्छा कोई खाना है प्रसिद्ध है, मैं उसको खाऊंगा। आपने 40 किलो वजन कम कर लिया, आराम से 10-15 कचौड़ी खा के, और मस्त सोना चाहता हूँ। कभी कोई गर्लफ्रेंड या कोई प्रेमिका नहीं आई? दोस्त काफ़ी रहे, लेकिन ऐसा कुछ डिजिटल डाइट पूरी तरह फॉलो करा। बहुत रिलैक्स महसूस हुआ और अपने आप में ज़्यादा फोकस कर पाया। ये रियल में आज की डेट में बहुत सच्चा इंसान है। वाह, लवासना के शेर, बधाई। थैंक यू। डॉक्टर प्रकाश, जो आप पहले से ही जानते हैं, डॉक्टर प्रकाश को ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, उनके बेटा और भतीजा प्रिंस बहुत कम उम्र में आईएएस बने हैं। पहला सवाल, आईएएस बनने के बाद कैसा फील कर रहे हो? सर बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा। यही था कि मतलब 20 इयर्स की जर्नी थी पूरी फैमिली की, देखे तो इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद 3-4 साल की थी, तो पूरी फैमिली में देखा कि सब खुश है, तो उस वजह से बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा। मतलब आपकी जो ये यात्रा है, यस सर। 6 मार्च यस सर। 2:11, ये यात्रा पिछले 20 साल से चल रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यस सर। तो आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, इसको शब्दों में आप व्याख्या नहीं कर सकते कैसा फील कर रहा है। यस बिल्कुल शब्दों में सर इसको एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिस कमरे में रह करके आपने तैयारी की थी दिल्ली में, मदर फादर अलग रहते थे, भाई अलग रहता था, चाचा अलग रहता था, चाची अलग रहती थी। उस कमरे में आज जब आप सोते हो रिजल्ट के बाद, और जब आपको सूर्य की रोशनी दिखती है, तो कैसा महसूस होता है? पहले तो किताब दिखती थी, इतना पढ़ना है, एग्जाम दिखती थी, लिखना है, अब कैसा लग रहा है? सर बिल्कुल रिलैक्स और हर मोमेंट एंजॉय। हर मोमेंट एंजॉय, बहुत बढ़िया। 2 फरवरी 2026 को आपका इंटरव्यू था। यस सर। 6 मार्च 2:11 को आईएएस बन गए आप। ये बीच में 32-33 दिन का जो दिन था, समय था रिजल्ट की इंतजार, वो इंतजार को बच्चे सुनना चाहते हैं कि वो कैसे कटते थे वो पल। सर नर्वसनेस तो सभी को होती है। हाँ। तो इसलिए मैं घूमने चले गया था। अच्छा। तमिलनाडु, बीच में थोड़ा टाइम कम हो, और हाँ, फिर हाँ, उसके बाद यही था कि लास्ट के 15-20 दिन तो दिमाग में यही था कि क्या रिजल्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करता था कि लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा। फिर 1 हफ्ते पहले तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मतलब लगभग कुछ फील सा ही नहीं हो रहा था, कि बस ये था कि रिजल्ट आ जाए, चाहे लिस्ट में नाम हो या ना हो। फिर फाइनली जब लिस्ट में नाम आया तो लगा कि कुछ अच्छी तरह रिलैक्स महसूस हुआ। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको भी ऐसा लगा आम विद्यार्थियों की तरह, यार होगा नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा डर तो था? यस। इंडिया के टॉपर भी यही बोलते हैं, आपने सुन लिया, जो फर्स्ट रैंकर है वो भी यही बोलता है। कोई भी आईएएस वाला, इंटरव्यू देने वाला विद्यार्थी ये कतई नहीं बोलता कि मेरा इस बार सिलेक्शन पक्का है। यह है यूपीएससी। अब मैं नहीं पूछ रहा, सभी विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि आपने आईएएस बनने का सबसे पहले कब सोचा? सर पापा का सपना था कि घर में कोई आईएएस हो, तो चाचा को प्रिपरेशन करवाई थी आईएएस की। 2006 से स्टार्ट करवाई थी पापा ने। तो ये था कि चाचा कुछ रीजंस की वजह से वो सपना तो मतलब पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगता है वो आईएएस से भी बहुत अच्छे अधिकारी है, अभी अच्छे इंसान है, तो मेरे को लगता है आईएएस से तो ऊपर ही है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कोविड के टाइम मैंने सोचा कि पर्सनल लेवल पे कि अब मेरे को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए, तो अप्रोक्स 2021 में मैंने सीरियसली यूपीएससी के लिए इंडिविजुअल लेवल पे। एक ऐसी कोई घटना जो आपको दिन रात
आईएएस बनने के लिए मोटिवेट करती रही? हाँ सर, पर्टिकुलर इवेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वही अंकल की जर्नी थी, चाचा की जर्नी। तो काफ़ी रिजल्ट्स देखे, अप एंड डाउन्स देखे, तो मन में तो थी इनडायरेक्टली कि ये अचीव करना है, घर वालों के लिए करना है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, एक पूरी लॉन्ग जर्नी मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो मेरे को मोटिवेट करती रही कि आईएएस बनना ही है। तो यही मेरा रीज़न है। आपके चाचा जी भी बहुत पढ़ाई करते थे, सर, आईएएस के पीछे बहुत दौड़े, लेकिन बाद में इनका दार्निक्स में भी हुआ था, दास जिसे। यस इनके पास एक बहुत अच्छी टाई हुआ करती थी, यस सर, और उस टाई को ये पहन करके इंटरव्यू देने गए थे। संयोग से फिर क्या हुआ कि राजस्थान में दादाजी ने कहा आपके कि यार राजस्थान की नौकरी बहुत अच्छी है, ये राजस्थान में प्रोफेसर बन गए। वो टाई आपने अपने कमरे में रखी हुई थी, उस टाई के बारे में आप समझाइए विद्यार्थियों को, उसके पीछे क्या आपका विचार था? सर उस टाइम अप्रोक्सीमेट 10th क्लास में था, तो उस टाइम चाचा ने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का उस टाई के साथ। तो ऐसे मैंने मैनिफेस्ट करा था कि कभी बड़ा होकर यूपीएससी तो इसी टाई को पहन के दूँ। और मैं लकी कहूँगा अपने आप को कि वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट हुई और मैं वो ही सेम टाइप पहन के इंटरव्यू देने गया था। यही था कि वो 10 साल से मैनिफेस्टेशन 2026 में जाके अब मतलब रियलिटी हुई। 26 साल तक एक टाई को रखना, ये इतिहास है। अपने चाचा ने आईएएस का दिया था, यूपीएससी दिया था, लेकिन चाचा वो काम नहीं हो पाया चाचा से जो बेटा ने किया, लेकिन वो टाई हमेशा जगाती रहती थी। और जब इंटरव्यू का समय आया तो वही टाई वापस यूपीएससी में गई और इस बार टाई पूरी तरह से कमाल करके बाहर आई। आपके आईएएस बनने में किसका सहयोग रहा? सर पूरी फैमिली का ही, लेकिन कहूँगा पेरेंट्स का, चाचा का, चाची का काफ़ी रोल रहा। और फैमिली के साथ सर 2-3 दोस्त भी, मेरे 2 कॉलेज के दोस्त और एक स्कूल के दोस्त। तो इन लॉन्ग टर्म देखे तो उनका भी कहीं ना कहीं रोल था कि कहीं ना कहीं वो जर्नी कहीं प्लेटफॉर्म दोस्तों का रहता है। तो थे मतलब। चाचा को कभी झुंझलाहट नहीं आई क्या? नहीं कभी नहीं, पूरा प्री कॉन्फिडेंस में, था। कभी मेंस में, कभी ऐसा ही हो? नहीं, मेरे को लगता है उनका इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पर, उसी वजह से मैं इतना अच्छा अचीव भी करवाया। कोई एक्सटर्नल प्रेशर उन्होंने कभी नहीं दिया, हमेशा फेथ रखा मेरे में। तो चाचा को ये था कि मैं नहीं तो तू सही, लेकिन होगा, रिजल्ट आएगा। उम्मीद तो थी और शायद ये भी था कि चाहे ना आए तो भी ऐसा प्रेशर कभी नहीं दिया था मेरे पे कि प्रेशर ठीक है, नहीं जो था करना है वो अपने मन से ईमानदारी से। विद्यार्थी ये भी चाहते हैं कि जब कोई गांव का बच्चा आईएएस बनता है यस तो अधिकांश विद्यार्थियों में ये रहता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। तो आपका एक बार ये बताइए कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? सर मैंने स्कूलिंग पूरी दिल्ली से करी है, 10th to 12th, हाँ, एंड ग्रेजुएशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करा है मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। ओके। और उसके बाद से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही। इस बीच में मैं आप सबको बता देता हूं, प्रिंस का आईआईटी में हो गया था, सिविल मिल रही थी, अच्छी ब्रांच थी, कानपुर, उनकी कहीं भी जहां भी जाता बेस्ट अच्छी मेरिट थी। लेकिन प्रिंस की मां को पता नहीं कहां से ऐसा, कहते हैं ना ईश्वर की कोई शक्ति थी कि नहीं बेटा को तो मैं यहीं रह के पढ़ाऊंगी, मेरे साथ ही दिल्ली में ही। तो चाचा ने सहयोग किया कि दिमाग लगाया कि आईएएस तो कानपुर में रहेगा तब भी आईएएस की तैयारी करेगा, रुड़की से रहेगा तब भी आईएएस की तैयारी कराएगा। तो चाचा ने सहयोग किया और चाचा और मां के सहयोग से प्रिंस ने आईआईटी छोड़ा, एक बड़ा निर्णय होता है, और फिर बाद में दिल्ली से बीटेक किया, उसका आज ये परिणाम है। तो कभी कभार ऐसे निर्णय बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, आप भी अच्छा निर्णय लें और प्रिंस की तरह आप भी आईएएस बन सकते हो। देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे विद्यार्थी आरएएस की एग्जाम देते हैं और आरएएस का राजस्थान में क्या है, शेड्यूल इस तरह का है कि 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, यहां तक कि कभी कभी पहले तो 4 साल लग जाते थे। आपने कभी आरएएस के बारे में नहीं सोचा? सर ऐसे तो नहीं सोचा, यूपीएससी का ही सोचा था। बाकी अच्छा। मैंने एक अटेम्प्ट दिया था
तो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा बाकी सीरियसली मैंने प्रिपेयर नहीं करा था आरपीएससी में। मतलब आपका तो वन चॉइस वन सूट, यस एक कोई चुनो और एक कोई गोली मारो, इनका पूरा आपका इरादा सिविल सर्विस यूपीएससी का ही था। ईमानदारी से बताना पड़ेगा, आपकी पसंदीदा जो हॉबी क्या है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो? सर क्रिकेट देखना और एक्सप्लोर करना फूड सर, डिफरेंट क्विजीन्स, दो हॉबीज मेरे को लगता है। मतलब मुझे ये जानकारी मिली है कि आपकी मम्मी से, चाचा से, कि खाने का कोई प्रसिद्ध स्थान है भारत में, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे महाराष्ट्र का बड़ा पाव हो। Yes, sir. किसी ने यदि आपको पढ़ते समय कह दिया कि यार महाराष्ट्र बम्बई का बड़ा पाव बहुत अच्छा है, तो आप उसको जब तक खा नहीं लेते जब तक आपको चैन नहीं मिलता। ये बात सही है? यस सर, ये मेरा इंटरेस्ट तो है कि हर स्टेट को मैं एक्सप्लोर करूँ इंडिया के, और वहाँ के लोकल क्यूजिन को मतलब ट्राई करूँ। अच्छा तो अच्छा। अभी तो कुछ स्टेट्स करे, लेकिन आगे फ्यूचर में। ये जो आपकी हॉबी है Yes. ये छुपी हुई है या फिर यूपीएससी में भी काम आई थी? सर यूपीएससी में भी मैंने ये हॉबी में डेफ में फिल करा था, अच्छा। और इसके अराउंड क्वेश्चन भी रेज किए थे चेयरमैन सर ने। ओरिजिनल हॉबी होती है। बहुत बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हॉबी तो मेरी कुछ है ही नहीं, आप बता दो, फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू का जब। लेकिन आप एक ऐसे शख्स को सुन रहे हो जो आईएएस है, उनकी हॉबी क्या है? इंडिया में जहां भी अच्छा कोई खाना है प्रसिद्ध है, मैं उसको खाऊंगा। और फिर यूपीएससी में वो सवाल हुआ। अब चुनौतियों का सामना बड़े तरीके से करते हो कि आपने 40 किलो वजन कम कर लिया, क्या ये बात सही है? यस सर। तो वजन आप बढ़ा रहे थे तो खाइए तो नहीं है, इंडिया का खाना खा खा के बढ़ा रहे थे और फिर बाद में आईएएस के लिए आपने 40 किलो वजन कम ये कर लिया। रियलिटी है। सर उस बचपन में इतनी नॉलेज नहीं थी हेल्थ के बारे में, तो जंक फूड फास्ट फूड की वजह से काफ़ी गेन करा मैंने वेट, और स्पेशली कोविड में बहुत ज़्यादा गेन हुआ था। उसके बाद रियलाइज़ करा कि हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फिर उसको ध्यान रखते हुए फिर यूपीएससी भी, उसमें भी मेडिकल होता है, अच्छा, तो इन्हीं फैक्टर की वजह से फिर मैंने वेट को कंट्रोल में सोचा कि करना चाहिए। आपके परिवार के बहुत जिम्मेदार सदस्य मुझे एक बार बता रहे थे कि आपकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि जितनी कचौड़ियां बन रही है तो मैं आराम से 10-15 कचौड़ी खा के और मस्त सोना चाहता हूँ। क्या ये बात सही है? सर जब छोटा था, जब 10th क्लास तक, अब तो छोटा नहीं, था। लेकिन छोटा तो इन चीज़ों में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था। 10th में 10 कचौड़ी खाई है ना? हाँ छोटा था जब तक, तो मैंने 7-8 कचौड़ियाँ तो खा रखी 7-8 कचौड़ी, 8-10 कचौड़ी तो आप खा लेते हो? मतलब छोटा था छोटा था जब, छोटा था जब ही मजा आता है। वेरी गुड। आप जैन जी में आते हैं। यस सर। जैन जी बच्चे तो पढ़ते तो हैं, यस लेकिन पढ़ते समय, कैरियर बनाते समय वो कहते हैं हमें जीना है। सर। तो कि अधिकांश बच्चे प्यार, प्रेम, मोहब्बत, रील्स, इंस्टा स्टोरी आदि में समय देते हैं। यस। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड या कोई प्रेमिका नहीं आई? नहीं सर, दोस्त काफी रहे, लेकिन ऐसा कुछ। मतलब आप जैन जी हो या नहीं हो? सर जैन जी तो लिटरेरी टर्म में तो हुई हूँ 1997 के बाद बॉर्न हूँ, तो जैन जी कहते हैं कि हमको जीना है, सर जीते हम तो जीना पहले चाहते की हैं। भी है और अभी भी जीते हैं सर, तो जीने वाले तो सभी जी रहे हैं। अच्छा, तो जीने की हर किसी की इंडिविजुअली डिफरेंट डिफाइन है कि हाँ, कौन हाँ। कैसे जीता है, लेकिन एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो, तो वही मेरी इसको डिफाइन आप है। कैसे कह सकते हो कि आप नाक के सीधे चले थे? मतलब आप डाइवर्ट हुए ही नहीं कहीं पे भी, नहीं क्योंकि सर, होना चाहिए। डाइवर्ट तो ऐसे थोड़ा बहुत तो हुआ हूँ, कॉलेज में दोस्त बने थे, शायद उस टाइम इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, अच्छा अच्छा। लेकिन ग्रेजुअली जब प्रिपरेशन करने लगा तो फिर अपने आप ही एक इंटरेस्ट आया कि अब सीरियसली करना चाहिए, तो फिर मैंने सोशल मीडिया वगैरह छोड़ दिया, डिजिटल डाइट पूरी तरह फॉलो करा, और यही मेरे अंकल ने भी सिखाया था मेरे को, चाचा ने, कि डिजिटल डाइट को फॉलो करो। फिर उसी में मेरे को जॉय ऑफ मिसिंग आउट भी फील हुआ कि बहुत रिलैक्स महसूस हुआ और अपने आप में ज़्यादा फोकस कर पाया, सेल्फ एनालिसिस। मतलब आपका सीधा ये था कि मुझे पहले मंजिल दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता है। यस सर। वेरी गुड। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपको हर पल हमेशा इमोशनल करता है। सर रिसेंटली तो अब यही रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट आया मेरा,
हाँ। तो सबसे पहले मैंने चाचा को बताया था, और फिर उसके बाद जो उनका रिएक्शन था वो थोड़े इमोशनल हो गए। तो ये मेरे को लगता है कि एक मेमोरी है जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक मेरे पास रहेगी एज ए इमोशनल मेमोरी। सवाल तो ये भी बनता है कि आप दिल्ली में थे, यस सर। वहाँ पिताजी भी थे, माताजी भी थी, आपकी मदर थी, बहन थी। यस सर। उस समय चाचा शायद कहीं दिल्ली से बाहर थे, यस सर। तो आपने सबसे पहले चाचा को ये खुशी शेयर की थी। यस सर। इसके पीछे कोई राज? सर वो मैंने सोच रखा था शुरू से कि जैसे रिजल्ट आते थे तो चाचा हमेशा विद इन सेकेंड पापा को बताते थे कि भाई नहीं हुआ, जो भी रिजल्ट होता था आउटकम, तो सोच रखा था मेरा रिजल्ट भी चाचा ही बताए पापा को। तो इसलिए मैंने सबसे पहले चाचा को बताया रिजल्ट आते ही, कि ताकि मम्मी और पापा को चाचा ही मतलब आपके दिल और दिमाग में चाचा का अक्स पूरी तरह से है बिल्कुल। और रहेगा। बिल्कुल। अपने चाचा के बारे में 2 शब्द बोलिए। हाँ सर, शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ, तो यही बोलूँगा कि 2 शब्द की जगह 1 शब्द कुछ तो बोलेंगे। सर माय आइडियल। ओके। ये प्रिंस हैं। दो का मतलब दो। आपने बहुत सारे सवाल सुने, जवाब भी सुने, और अब मैं बात कर रहा हूं उनके चाचा से। पहला सवाल तो उनके चाचा से यह है कि क्या इस बार का जो रिजल्ट था, कितनी होप लेकर आप बैठे थे कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? सर जब इसका इंटरव्यू कॉल हुआ था, सर जब इंटरव्यू कॉल हो गया था ना सर, तब मुझे फील हो रहा था कि अब इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत मजबूत है सर। इंटरव्यू थोड़ा सा कमजोर हो सकता है इसका, क्योंकि मैंने बहुत छुपा के रखा हुआ था इसको, इस वजह से थोड़ा सा कम बोलता है, ऐसा ही रहता है। बाकी जो रिटर्न था, रिटर्न में इसका फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है और मेरे नंबर भी बहुत अच्छा आएंगे, स्पेशली एंथ्रो में। एंथ्रो में इसने ये कह रखा था कि मेरे 280 तक नंबर आ सकते हैं। उस हिसाब से मैंने लगा रखा था कि इसका इंटरव्यू कॉल हो गया, इसका मतलब इसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसी कट ऑफ से लगभग 40 एक नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने आइडिया लगा रखा था, तो ये तो था कि इसका सिलेक्शन तो कन्फर्म है, पर दिमाग में ये भी आता था कि टॉप भी कर सकता है, ये भी चलता रहता था मेरे। ये ज़्यादा इससे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि इस पर प्रेशर बन जाएगा। बाकी दिमाग में ये तो था। मतलब आपको कॉन्फिडेंस तो था कि मेंस एग्जाम दिया है हाँ, और एंथ्रो छक्का लगाएगा। एंथ्रो की वजह से ये टॉप कर सकता है। मुझे एक बात ये भी पता चली है कि रिजल्ट के बाद और 2 फरवरी के बीच लगभग आपने 45 मॉक इंटरव्यू, जो एक रिकॉर्ड होता है। मॉक इंटरव्यू हम लोग भी लेते हैं 3, 4, 5, लेकिन पर डे आपने 1-1 घंटा, इतने तो सवाल ही नहीं होते, तो फिर आपने इसके पीछे क्या राज था? सर 30 नवंबर के बाद में हम बेटी की शादी से फ्री हुए थे, उसके बाद हमारे पास में 2 महीना था इंटरव्यू का। अच्छा। तो इन्होंने फिर मैंने 1-2 उसमें इंटरव्यू उसमें कोचिंग में भेजा मॉक के लिए। तो मुझे लगा कि कोचिंग में जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे, तो वहाँ से मतलब मुझे लगा कि मुझे डेली लेना चाहिए। फ्लुएंसी, बोलने वाली फ्लुएंसी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो डेली इसका मॉक लेता था मैं शाम को 6 से 7, लगभग 1 घंटे का। मेरी भी बहुत इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन तैयार करता था, फिर डेली पूछता था, ये जवाब देता था, फिर हम उसका वो करते थे कि भाई कम कैसा रहा कैसा नहीं रहा, मेरिट डिमेरिट। मेरे हिसाब से तो वो 2 महीने आपने पूरे प्रिंस के इंटरव्यू में ही दिए थे। पूरे सर, बिल्कुल कंप्लीट। उस वक्त आपको कैसा लग रहा था कि मैं पसीना बहवा रहा हूँ, इस पसीने का फल का था क्या भीतर से आएगा? 100% था सर, ये तो बिल्कुल पूरा क्लियर था। ये था कि भाई हाँ आएगा लिस्ट में नाम, इस पे थोड़ा डाउट चलता रहता, लिस्ट का तो था सर। मुझे 1991 से आईएएस का जब इंटरव्यू होता था, 91-92 से मैं इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं 10वीं में पढ़ता था। तो ये कहते हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है या आरपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, और वो अपने परिवार के सदस्य के साथ में इंटरव्यू का सामना कर ले, तब फिर वो कहीं रुकता नहीं है। क्योंकि ये बात सही है प्रिंस, यदि इंटरव्यू बोर्ड में चाचा बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, कोई और बैठा है, एक बोर्ड तो यह है, और दूसरा बोर्ड में मान लीजिए विकास देवकीर्ति या दूसरे प्रोफेसर बैठे हैं, कौन सा बोर्ड आपको कठोर लग रहा है? सर फैमिली वाला ही। फैमिली वाला। तो कहते हैं ना, फैमिली वाले का सामना जब कर लेते हैं तो सफलता सुनिश्चित है।
तो प्रिंस के चाचा ने 45 दिन लगातार पहले खुद प्रश्न तैयार करते, न्यूज़पेपर पढ़ते, सवाल निकालते और फिर 1-1.5 घंटा प्रिंस के साथ इंटरव्यू में सवाल और जवाब करते। सर एक बोर्ड के लगभग 25 क्वेश्चन होते थे, तो हर रोज जो इंटरव्यू आते थे उनका डिस्कशन करते थे, पूरा पूरा डेफ को डिस्कशन डेली करते थे। डेफ वाला काम में बहुत अच्छे से काम आया था सर, डेफ ठीक था। लास्ट सवाल, अब जो विद्यार्थी प्री कर दे रहे हैं, मेंस भी देंगे, आगे इंटरव्यू भी देंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हो? सर रिलैक्स होकर प्रिपेयर करें, और मेरे को लगता है कि रिलैक्स होकर जितना देते हैं प्रीलिम्स उतना अच्छा होता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है। और थोड़ा पेशेंस और परसिवरेंस रखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को वही लगता है कि फेलियर को आप पेशेंस से टॉलरेट करें और फिर उसके बाद थोड़ी डेडिकेशन से लगे रहेंगे तो कंफर्म आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जितना इनपुट डालोगे उससे ज़्यादा आउटपुट कंफर्म देगा यूपीएससी और आरपीएससी, तब देते हैं हमेशा। प्रिंस का कहना है कि जो विद्यार्थी प्री, मेंस और इंटरव्यू इस रास्ते से जो गुजर रहे हैं, सबसे पहले तो पेशेंस, धैर्य, संयम बरतें और किसी भी स्थिति में बहुत बड़ा वजन सिर पर नहीं लें। तनाव तो हर बड़े काम को बिगाड़ देता है। ये थे प्रिंस प्रद्युमन, राजस्थान करौली जिले, टोडाभीम तहसील, धवान गांव, एकदम ग्रामीण परिवार। दादा दादी आज भी खेतीबाड़ी पर ध्यान देते हैं, पशुपालन करते हैं। प्रिंस के पिता पढ़ाई करने लगे, बहुत कम पैसे मिलते थे, बीएड किया और दिल्ली में टीचर बने। लेकिन दिल्ली में रहकर के उन्होंने अपने सभी बच्चों को, अर्थात अपने भाई को, अपने बेटे को इस मुकाम पर पहुंचाया, तो निश्चित रूप से उनका इरादा बड़ा था। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इनके दादा दादी का, इनके परदादा का, सबका इस चीज में योगदान कहीं न कहीं होता है। डॉक्टर प्रकाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना त्याग किया अपने बच्चों के लिए। प्रिंस को तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आप इतनी कम उम्र में बने हो कि निश्चित रूप से आप किसी न किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बनोगे। सर एक बात और जोड़ूंगा सर इसमें, जो मेरी आदत है, आईएएस बनना और नहीं बनना सर, ये कहीं न कहीं हो सकता है कि 1% लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आईएएस बनने के बाद में अच्छा आईएएस बनना और इंसान बनना, मैंने इस व्यक्ति में देखा है। मेरा बेटा है तो मैं, हो सकता है कि मैं तारीफ भी कर दूं, लेकिन मैं अगर मैं पक्षपात नहीं करूं तब कहूं, ये रियल में आज की डेट में बहुत सच्चा इंसान है, इंसान बहुत अच्छा है। ये बढ़िया बात मानता हूं मैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें सीखता रहता है, समझता रहता है, ये मुझे बड़ी खुशी देता है। आईएएस बनने के बाद में अगर ये आदमी, आईएएस बनने का मतलब ये कहीं नहीं होता कि वो व्यक्ति सही हो गया है। इंसान सही होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, और वो ही आगे इससे आशा करते हैं कि भाई देश के लिए बढ़िया काम करे, सबसे बढ़िया ऑफिसर बने, तो और भी मजा आएगा। हम सबकी शुभकामना रहेगी। आज जब अच्छा होता है, कल भी अच्छा होगा। पूत के पांव तो पालने में ही देख जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।